विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां कर रहे थे हम इतिहास में 1947 से 1974 के बीच में। ठीक है, उसमें मैंने आपको भूमि सुधार बताया था, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में मैंने दो प्रकार के सुधार बताए थे, एक संस्थागत सुधार थे, दूसरे तकनीकी सुधार थे। संस्थागत सुधारों के अंतर्गत जो हमने काम किए, मतलब जो हुए थे काम उस समय, वो एक जमींदारी उन्मूलन और उनकी खामियां, ये पढ़ा था हमने। काश्तकारी सुधार पढ़ा, भूमि हदबंदी पढ़ी, उसके बाद भूदान आंदोलन पढ़ा, है ना। तो ये सब जो आते हैं आपके किस में आते हैं, संस्थागत सुधार में। तो संस्थागत सुधार में क्या क्या शामिल था भूमि सुधार के अंतर्गत? नंबर 1 जमींदारी उन्मूलन, नंबर 2 काश्तकारी सुधार, नंबर 3 भूमि हदबंदी, नंबर 4 भूदान आंदोलन। आज करना हमने तकनीकी सुधार। क्या करना है? तकनीकी सुधार में सबसे पहले कृषि विकास यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रोपरांत देश के समक्ष सर्वाधिक ज्वलंत समस्या जो थी वो खाद्यान्न आपूर्ति की थी। किसकी? खाद्यान्न। खाना चाहिए था भाई, इतने बड़े देश को क्या चाहिए था? सुई से लेके जहाज तक सब बाहर से आता था। खाद्यान्न की समस्या थी, जिसके लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में संस्थागत सुधारों के साथ साथ आधुनिक कृषि का वैज्ञानिक तकनीकी आधार तैयार करने पर भी बल दिया गया। क्योंकि हमारे यहाँ पारंपरिक कृषि करते थे लोग। क्या करते थे? जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में ज्यादा अंतर नहीं है, एक जैसा है, लगभग लगभग पहाड़ी प्रदेश है। लेकिन हिमाचल के लोग समझदार थे, वो पहले ही समझ गए। जब वो स्टेट बना, पहले वो यूनियन टेरिटरी बना, फिर स्टेट बना। यूनियन टेरिटरी केंद्र के पैसे से उन्होंने पहले अपनी सड़कों, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया। जब उन्हें लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, राज्य बनाना चाहिए, तो राज्य बना दिया। उत्तराखंड में अभी आज दो उत्तराखंड राज दो, ठीक है, राज्य बन गया। डायरेक्ट राज्य बनाना हमारी एक बड़ी भूल थी। 70 लोगों के लिए बना, ब्यूरोक्रेट्स के लिए बना, ठीक है, आम लोगों के लिए भी बना, लेकिन अभी भी वो सपनों का उत्तराखंड नहीं बना। कारण, सेंटर के पैसे से पहले उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना था, डेवलप करना था। उसके बाद जब ऐसा लगता कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गया, उसके बाद इसको राज्य बनाया जाना चाहिए। क्या करना था? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसको पोषित कौन करता है? केंद्र का पैसा आता है पूरा। कहां का? अब राज्य जब बन जाता है तो राज्य को अपने संसाधन खुद जुटाने पड़ते हैं। तो हिमाचल ने क्या किया कि हिमाचल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उसके बाद उनकी समझ में आ गया क्या करना, उन्होंने पारंपरिक कृषि छोड़ी। उनकी समझ में आ गया कि भाई हमें गहन कृषि करनी है, हमें क्या करना है, क्या हो सकता है। रिसर्च किया उन्होंने, तो पता चला कि फल हो सकते हैं, सेब हो सकता है, क्या हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, क्या हो सकता है। उस तरह के काम किए उन लोगों ने। और आज उन्हें मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी की तरफ झांकते भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना आप सरकारी नौकरी में 10 साल में कमाओगे, वो 1 साल में कमा लेते हैं, 1-2 साल में, है ना। सेब कितने का बिका, कभी पूछना किसी उससे, तो बताएगा कि भाई 80 लाख का बिका। 80 लाख कमाने में बहुत टाइम लगेगा, या तो आपको भ्रष्टाचारी होना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पारंपरिक कृषि की। और उस पारंपरिक कृषि में भी क्या किया, हम भूल गए धीरे धीरे। हमने जैसे ही वो आया ना, वो 5 किलो राशन वाला, है ना, तो अब जो उत्तराखंड की स्थिति है, गांव तो छोड़ दिए हम लोगों ने, खेत भी छोड़ दिए बंजर पड़े हुए। जो रह भी रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खेती नहीं कर रहे हैं, वो राशन लेके जा रहे हैं। कहां से? अब जब 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो मिल जाएगा तो क्यों उगाएगा, क्यों मेहनत करेगा आदमी। लेकिन आज अब इस समय समझ में आ रहा है लोगों के कि जो हम पारंपरिक खेती करते थे, और क्या बोलते हैं, जो गोबर और पत्तों से मिलाकर जो खाद बनाकर जो खेती करते थे, वो बड़ी पौष्टिक थी। आज उसकी मांग बढ़ गई। आज कोदा झंगोरा लेके दिखा दो, जिस कोदे झंगोरे को वो मानते थे कि लोग, गरीब लोग खाते हैं, आज उस कोदे झंगोरे की सबसे ज्यादा मांग है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए, हाइपरटेंशन वाले बहुत ज्यादा हो गए, क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ कई लोगों की खराब हो चुकी है। क्या खा के? वही टेस्टी डिलीशियस, है ना। तो अब समझ में आ गया उनके कि यार उत्तराखंड का भोजन, उत्तराखंड की सब्जी, उत्तराखंड के फल। माल्टे को अभी भी सम्मान नहीं दिया हम लोगों ने। माल्टा, नारंगी को सम्मान नहीं दिया। आप 20 किलो खा लो, एक नारंगी खा लो, उस नारंगी को छील लो, खाली छोटी सी होती है, हल्की सी खटास भी होती है, कुछ मीठी भी होती है ना। जो आपको तत्व उससे मिलेंगे वो किसी से नहीं मिलेंगे। माल्टा की स्थिति वैसे ही है जैसे उत्तराखंड के युवाओं की है। अभी वो सम्मान नहीं मिला, वो क्या नहीं मिला उन्हें,
रोजगार नहीं मिला, मतलब अभी भी उत्तराखंड में माल्टा गया 25 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा ऐसा जा रहा है ना। ठीक है, आएगा लेकिन एक दिन, वन डे द डे विल कम, जब क्या होगा, माल्टे के लिए लोग क्या होंगे, लाइन पे खड़े होंगे यहाँ। ठीक है, तो अभी भी समय है, लगा लो गांव में जाकर। लगे हुए हैं, बंदर खा रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो भाई प्रथम द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में संस्थागत सुधार के साथ साथ आधुनिक कृषि का वैज्ञानिक तकनीकी आधार तैयार करने पर बल दिया गया। किसानों को समझाया गया भाई पारंपरिक खेती करने से नहीं होगा, जीवन निर्वाह खेती से नहीं होगा, आपको खुद भी उगाना पड़ेगा, खुद के लिए और औरों के लिए भी उगाना पड़ेगा, सरप्लस में उगाना पड़ेगा, तभी तो शहर पोषित होंगे। नगरीय सभ्यता कब जन्म लेती है, जब कहीं कोई दूर गांव में कोई किसान क्या कर रहा होता है, खेती करके आपके लिए उगा रहा होता है? आप लोगों को तो मेरे ख्याल से अगर मैं धान के खेत में ले जाऊंगा तो पहचानोगे भी नहीं कि धान का खेत है, या गेहूं के खेत में ये नहीं पता चलेगा आपको गेहूं कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, धान कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, रबी की फसल में कौन, खरीफ की। यानी कंपटीशन के पेपरों में क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं हमें कि रबी की फसल में कौन शामिल है, खरीफ की फसल में कौन शामिल है, जायद में क्या आता है, क्या आता है जायद में। अरे रबी खरीफ जायद 3 चीजें पढ़ी हैं, बचपन में पढ़ा दी थी, जायद में क्या आता है, अब ये देखो। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा। वैज्ञानिक तकनीकी आधार तैयार करने पर बल दिया गया, जिसके अंतर्गत सिंचाई संसाधन, भाई सिंचाई जरूरी थी। मानसून का जुआ बोलते हैं कृषि को, भारतीय कृषि को। मानसून अच्छा आया तो कृषि अच्छी होगी, नहीं आया तो क्या, पानी खत्म। तो इरिगेशन, ऊर्जा उत्पादन, क्या, ऊर्जा उत्पादन, कृषि विश्वविद्यालय शोध प्रयोगशालाएं बनाई गई। पंतनगर है, क्या होता है वहां पर, कृषि पर शोध होता है। क्या होता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई है एक देहरादून में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है। क्या करा रहे हैं वहां पर, कोर्स कर रहे हैं बच्चे, अब नए बच्चे जो एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि समझ में आ गया कि भाई अच्छा प्रॉफिट है इसमें भी। क्या है, थोड़ा मेहनत है, तरीके से करोगे तो प्रॉफिट अच्छा है, और अपनी मर्जी का काम है। कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए, शोध प्रयोगशालाएं बनाएगी, रासायनिक खाद कारखानों का निर्माण किया गया। एनपीके याद रखना है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, पोटेशियम, पोटास, ये 3 खाद होती है इंपॉर्टेंट। इसका रेशियो भी पूछता कई बार कि एनपीके का रेशियो क्या, किस रेशियो में डालते हैं। अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग प्रकार से डालते हैं। मिट्टी का एक नमूना लिया जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है किसान का, उससे किसान बोलता है कि मेरी मिट्टी की स्थिति कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। तब वैज्ञानिक बताते हैं कि भाई तुम्हारी मिट्टी में ये उगाओ, तुम लहसुन उगाओ। क्या उगाओ, तो लहसुन आपने उगाया तो लहसुन की अगर आपने एक गांठ लगाई तो सीधे सीधे जो प्रॉफिट है वो कितना है, एक गांठ पर कितनी लहसुन बनती है, 20, कितने निकलेंगे, 10, 15। तो यानी जो आपने बीज लगाया, जो आपने अपनी मेहनत लगाई, तो एक उससे प्रॉफिट मिलता है ना। या किसान बोले, वो वैज्ञानिक बोलेगा आपको कि मिट्टी को देखकर कि आपको ये वाली क्या करनी है, इस वाली फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है, इतने मात्रा में करना है, तब आपके सॉइल का क्या बनेगा, हेल्थ सही होगी। ठीक है, चलो जी, रासायनिक खाद कारखाने भी लगा दिए। सिंचाई और ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास किया गया। 5-5 किलोमीटर लंबे डैम बनाए गए। हीराकुंड डैम जो है 5 किलोमीटर लंबा है, लगभग महानदी पर है। कृषि विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों की स्थापना के परिणाम स्वरूप उन्नत बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का आविष्कार हुआ। इसका भाई कीट पतंग, कीट जो है वो बड़ा प्रॉब्लम करते थे। जैसे अब ये भी आपको क्वेश्चन बनते हैं कि किट्टा रोग किस पर होता है, आलू पर भी एक रोग होता है, गन्ने पर भी एक रोग होता है ना, जो फसलें होती हैं। तो उसके लिए क्या कर दिया गया है, नए प्रकार के उन्नत बीजों का आविष्कार कर दिया गया है और कीटनाशक दवाइयों का आविष्कार हुआ। कृषि यंत्रों के विकास के लिए भी उद्योग लगाए गए। यार अगर हम बैल से ही जोतते ना खेत, तो मेरे ख्याल से इतना प्रोडक्शन नहीं होता। ट्रैक्टर बना, ट्रैक्टर बनने से क्या फायदा हुआ, अरे फटाफट भाई नीचे जाना कभी। अब हमारे उत्तराखंड में तो अब जा रहे हो छोटे हाथ वाले ट्रैक्टर, तो फायदा मिल रहा है। बैलों को पालना पड़ता था, उनके लिए
क्या चारा वारा बहुत सारा टेंशन होता था। अब क्या है, ट्रैक्टर है, डीजल डालो और चला दो। तो जो नीचे मैदानी इलाकों में देखे होंगे ट्रैक्टर, बड़े बड़े खेत एक दिन में, बड़े बड़े फार्म जो होते हैं, फार्म क्या कर देते हैं, जोत देते हैं। बुआई भी मशीनों से हो रही है, कटाई भी मशीनों से हो रही है, बीज भी मशीनों से निकल रहा है ना। अब तो बता रहे हैं कि पराली भी जलाने की जरूरत नहीं है, पराली सरकार बोल रही है हमें दो, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वहां जा रहा है पराल। पहले पराली जलाते थे ना किसान, अब क्या हो रहा है कि बीज निकल रहा है, पराली का एक पैकेट बन रहा है, वो पैकेट आप भेज दो, उसके भी पैसे मिल रहे हैं पराली के। तो ठीक है जी। रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाइयों का आविष्कार हो गया, कृषि यंत्रों के विकास के लिए उद्योग लगाए गए। इसके अतिरिक्त 1960 ईस्वी में 15 जिलों में गहन कृषि जिला कार्यक्रम आईएडीपी इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया। गहन कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अत्यधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक, कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इससे एक ही भूमि पर एक ही वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं, गहन कृषि उसको बोलते हैं। यहां पे अभी उतना नहीं गए हम गहन कृषि में। जापान में आप जाएंगे, वहां टेरेस फार्मिंग होती है, मतलब जैसे ये रूम है, यहां पर भी उगा रहे हैं। जैसे रेलवे की बर्थ नहीं होती है, वैसे बर्थ बना रखी है उन्होंने, मिट्टी रखी हुई उसमें। अब तो मिट्टी की भी जरूरत नहीं है, अब तो क्या है, जेल मिल रहा है, जेल पे बीज डाल रहे हैं, उसको ड्रिप इरिगेशन से क्या कर रहे हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक टमाटर की बेल है, उसमें कम से कम 200 टमाटर लगे हुए, ये पता है। बड़े सुंदर टमाटर, सबका आकार एक जैसा, टेढ़े मेढ़े कोई नहीं, क्या नहीं। लेकिन पौष्टिकता अगर देखेंगे तो, क्योंकि वो क्या है, हाइब्रिड बीज हैं, पर क्वांटिटी अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी मिल रही है। यानी इतने, जितना बड़ा ये रूम है, इतने में ही क्या ट्रकों के हिसाब से क्या निकाला जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। कई भारतीय जापान जाते हैं, भाई क्या काम करते हो, कि भाई हम वहां बंद गोभी उगाते हैं, बड़ा अच्छा मिलता है, येन मिलता है। हालांकि येन हमारे रुपए से नीचे है, जब 2 लाख कमाओगे तब यहाँ पे 1 लाख रुपए बनेगा, पर वहां ज्यादा मिलता है। ठीक है। एक ही भूमि पर एक ही वर्ष में कई फसलें बोई जाती। फिर कृषि क्रांतियां आई भाई, रिवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में कृषि का वैज्ञानिकरण गन्ना, कपास व तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ। एओ ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में कृषि, राजस्व और वाणिज्य हेतु एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई थी। अकाल आयोग 1880 के निर्देशानुसार 1881 ईस्वी में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। एलन ऑक्टेवन ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो, ये इसके नाम पर एक मेयो कॉलेज भी अजमेर में, ये पहला व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल वाइसराय था जिसकी हत्या हुई थी इस देश में, है ना। तो 27 अप्रैल 1871 को गवर्नर जनरल था, 1871 को वाइसराय था भाई। कृषि, राजस्व और वाणिज्य हेतु एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। अकाल आयोग 1880 के निर्देशानुसार 1881 में कृषि को एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में बिहार में पूसा नामक स्थान पर की गई। उस समय बंगाल में पड़ता था पूसा, बिहार नहीं था उस समय, क्या था, बंगाल में एक जगह पड़ती थी पूसा। बाद में उसको शिफ्ट किया गया कहां पर, दिल्ली में, तो उस रोड का नाम पड़ा पूसा रोड। उसके सामने एक होटल मैनेजमेंट वाले ने अपना इंस्टीट्यूट खोला, उसका हो गया पूसा होटल मैनेजमेंट। पूसा वैसे क्या है, ये है क्या, एग्रीकल्चर, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और उस समय भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने एक बुरा काम किया था, बंगाल विभाजन, लेकिन कुछ उसने अच्छे काम भी किए थे। उसमें से एक अच्छा काम ये भी है, हालांकि उसने हमारे लिए नहीं किए थे, वो कृषि को प्रोत्साहन दे रहा था इसलिए, ताकि यहाँ अधिक उगाया जाए और हम अपने देश में क्या करें, अधिक निर्यात करें यहां से, मतलब लेके जाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंपीरियल शब्द की जगह पर इंडियन शब्द रख दिया गया। अब यह इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IARI बोलते हैं इसको। 1958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है। तो अगला इकार, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, लॉर्ड लिनलिथगो, सबसे लंबा कार्यकाल है इस वाइसरॉय का, इसका लिनलिथगो।
इसके काल में 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। इसकी सलाह पर 23 मई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। प्रथम सचिव जो थे वो कौन थे? S.A. हिदारी थे। मार्च 1946 ईस्वी में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन में बदलने का निर्णय लिया गया। आज इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1966 में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई और इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो बने वो डॉक्टर B.P. पॉल बनाए गए। कौन बनाए गए? डॉक्टर B.P. पॉल बनाए गए। 1901 से 1905 के दौरान भारत में 6 कृषि कॉलेज पूना, कानपुर, साबौर, नागपुर, लायलपुर तो पाकिस्तान में चला गया, भगत सिंह की जो भूमि है, सरदार भगत सिंह, कोयंबटूर में स्थापित किए गए। कहां पर? पूना में, कानपुर में, सबौर में, नागपुर में, लायलपुर पाकिस्तान में और कोयंबटूर में। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम बिहार के सबौर में शुरू की गई। कहां पर? ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम की सलाह पर 1960 ईस्वी में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड के पंतनगर में की गई, जिसको पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम जानते हैं आप। उधम सिंह नगर में पड़ती है पंतनगर यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। आधुनिक कृषि के फलस्वरूप ही भारत में 1965 से 67 में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन आया। 65, 65, 67 ग्रीन रिवोल्यूशन। अब तो एवरग्रीन की जरूरत पड़ रही है रिवोल्यूशन की, बट उस समय आया क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन। बाद में फिर श्वेत क्रांति आई, फिर गोल क्रांति आई, फिर धूसर क्रांति आई, है ना? ये समझ में आया? नहीं आया? तो हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था? 1968 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ। कितना? तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। तो हरित क्रांति नाम देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने कहा है इसको। इसमें क्या किया गया? 1960 के दशक में मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग यानी संकरण द्वारा नई नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की, जिनकी प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता 60 से 65 क्विंटल थी। ये प्राप्त हुई। ऐसी ही स्थिति धान की प्रजातियों में रही, जिससे देश में 1970 के दशक के मध्य में कृषि में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। इसका श्रेय जो जाता है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक मात्र कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। लेकिन भारत में जब हम बोलेंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। कौन है? यार जो हमारे गेहूं की बालियां थी ना, उसमें 10-15 बीज लगते थे, है ना? तो हम उन्नत लाए, मैक्सिको से लाए बीज, उसमें 50, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे कंफर्म नहीं पता कितने बीज, बट ये लगा लो कि अगर हमारे गेहूं की बाली में खाली 10 बीज हो रहे हैं, 15 बीज हो रहे हैं, तो जो मैक्सिको से लाए उसमें 40 बीज हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। नहीं आया समझ में? हाँ, तो हाई यील्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? YIELD, हाई यील्ड सीड्स लेके आए। कहां से? मैक्सिको से। समझ में आ गया? इस प्रकार भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966-67 में नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों, हाई यील्ड्स वैरायटी सीड्स बोलते हैं इनको, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और बहुफसली कार्यक्रम यानी मल्टीपल क्रॉप प्रोग्राम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। किससे? तीव्र वृद्धि से था। तो ये समझ में आ गया? तो तब जाके भाई हम आत्मनिर्भर हुए खाद्यान्न में, वरना हमें क्या करना पड़ता था? इवन अंग्रेजों के समय में जब बर्मा अलग हुआ था ना, अकाल से मरे लोग, क्योंकि चावल आता था कई लाख टन चावल। कहां से? बर्मा से। अब बर्मा वाले क्यों देंगे हमें? तो यहाँ चावल की कमी हो गई। और दक्षिण भारत में क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं क्या? तरस जाओगे, रोटी ढूंढते रहोगे, रोटी मिलेगी नहीं आपको। नहीं आया समझ में? अब यार चावल नहीं आएगा तो क्या होगा? दिक्कत होगी, है ना? या बंगाल का खाना क्या है? चावल। चावल ही तो है। नेपाल क्या खाता है? चावल। पहाड़ में लोग चावल खाना पसंद करते हैं ज्यादा, और मैदानी इलाकों में
जहां गेहूं होता है वहां गेहूं रोटी। ठीक है, इस प्रकार भारत के संदर्भ में मैंने बता दिया। अब श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था? श्वेत क्रांति भारत में शुरुआत जो हुई 1964-65 में हुई, सघन पशु विकास कार्यक्रम। सघन पशु, अभी भी आप ना जाओ, एक वो लेके जाओ, एक बनाओ प्रोग्राम कि भाई हम गौशाला खोलना चाहते हैं गाय के लिए, तुरंत लोन मिलेगा आपको। आप बोलो 10 गाय चाहिए, लोन सैंक्शन हो जाएगा तुरंत। बैंक बाध्य हैं क्या देने के लिए, ढूंढते हैं वो कोई हो गाय पालक जिसको हम क्या करें, क्या करें। लेकिन समस्या है, क्या करें इस देश में, समस्या ये है कि दूध वाले को बांटने जाना पड़ता है, और शराब का ठेका कहीं भी खोल दो आप चोटी पे, वहां तक लोग क्या बड़ी आस्था के साथ पहुंच जाते हैं, दूध लेने नहीं पहुंचते। तो दूध वाले को क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है घर घर जाके, और उसका नाम भी पड़ जाता है दूध वाला। क्या पड़ जाता है, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब में नहीं आ रहा है ये अभी तक, लेकिन आएगा एक दिन, देखना। तो श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत क्या हुई 1964-65 में, सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई। इसकी गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड कब चला? 1970 में। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था ये, जिसके सूत्रधार कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन। संसार की सबसे ज्यादा भैंसें हमारे देश में पाई जाती हैं। कहाँ? लेकिन हमारी परंपराएं ये हैं, भैंस का दूध ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ गाय के दूध को क्या किया जाता है, इवन जो नवजात शिशु होता है उसको क्या बोलते हैं? गाय का दूध दो। हालांकि डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं कि गाय का दूध भी नहीं देना है। क्या देना है कि माता का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पर अगर माँ नहीं फीड नहीं करा पा रही है तो तब बोलते हैं कि वो लेके आओ डब्बा जो आता है पाउडर वाला, लैक्टोजन। हाँ हाँ, लिखा होता है उसमें 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, सब लिखा होता है। ठीक है, अब पता नहीं क्यों कहते हैं, वो डॉक्टर जाने। बट परंपरा ये थी कि बच्चे को क्या, गाय का दूध 7 साल तक, 7 साल में जो दूध पचाने वाली वो जो ग्रंथि होती है वो विलुप्त हो जाती है। उसका दूध पियो ना पियो, लेकिन फिर भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आपको अपनी हड्डियां और शरीर सही रखना है तो नहीं होता सिंगल टोन डबल टोन दूध। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो दूध और दूध से बनी वस्तुएं क्या कर दो, त्याग दो। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, समझ में आ गया? ऑपरेशन फ्लड। अगला है गोल क्रांति, आलू। आलू इस देश में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी क्या है? आलू। आलू है, बिना आलू के तो काम ही नहीं चलता। हाँ जी, आलू गोभी, आलू बैंगन। और पंजाब में तो भाई, मैं पंजाब में रहा तो पराठा आलू का, रोज आलू का पराठा, एक पराठा बस, उसमें भी छूट जाता था, इतना बड़ा पराठा। वहां का ब्रेकफास्ट ही वही है, बटर लगाकर, है ना। तो भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से लाया गया। आलू हमारा नहीं है। आलू कहां से आया? पोर्चुगीज लेके आए। पोर्चुगीज आलू लाए, पोर्चुगीज तंबाकू लाए, पोर्चुगीज प्रिंटिंग प्रेस लाए, पोर्चुगीज वो गोथिक शैली लेके आए। गोथिक मतलब चर्च बनाने की एक शैली थी, गोथिक। गोथिक शैली जो लाए पुर्तगाली लाए। और क्या लाए? बहुत कुछ लाए। चलो, आलू भी लाए। जहां एक ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता था, परंतु भारत में सर्दियों में उगाया, क्योंकि हमारी सर्दियां उनका ग्रीष्मकाल बराबर है। जितनी हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है उतना वहां का ग्रीष्मकाल होता है। तो चलो, यह बदलाव केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश के प्रयासों के फलस्वरूप संभव हुआ, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। तो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? शिमला। और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कटक, उड़ीसा। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, फिलीपींस। ये पता होने चाहिए थोड़े थोड़े हैं। अब मैं बीच बीच में थोड़ा सा बातें भी करता हूं। तो आलू के पकोड़े बिकते थे पहले, लोगों ने खाने छोड़ दिए, क्योंकि कहीं किसी बेईमान ने शायद गलत तेल का प्रयोग किया, है ना, साफ सफाई नहीं रखी। लेकिन आज भी अगर कोई बड़ी साफ सफाई के साथ पकोड़े बनाता है, इस देश के लोग आज भी पकोड़े खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जनरेशन में हमने क्या डाल दिया? हमने अजीनोमोटो के साथ उन्हें चिप्स खिलाना सिखा दिया, हमने उनको कुरकुरे खिलाना सिखा दिया। ठीक है, हमने बोला कि चिप्स किससे बन रहे हैं? आलू से बन रहे हैं। यार पकोड़े का तो तोड़ नहीं है चिप्स,
है ना। और पकोड़े में क्या पड़ता था? नमक मिर्च मसाला, ये पड़ता धनिया हल्दी, यही तो पड़ता था। चिप्स में क्या है ये किसी को नहीं पता, वो खा रहे हैं लोग, चलो खाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन फिर आएगा देखना, लोग फिर पकौड़ों पे आएंगे। हाँ, आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, हाँ जी। क्यों पैक करने यार, ताजे ताजे खाओ। एक टाइम था जब पिक्चर हॉल में मिलते थे पकौड़े, अब नहीं मिलते हैं। क्योंकि स्टेटस बना दिया ना आपने। पता है आपको 10 रुपए के पॉपकॉर्न है पर 100 रुपए में खाने हैं आपने, क्योंकि स्टेटस है। कोल्ड ड्रिंक पीनी है, स्टेटस है। पकौड़े खाएंगे तो आप आदिवासी कहलाएंगे, जबकि ज्यादा जो अच्छा बेटर है आपके लिए वो पकौड़े हैं मेरे ख्याल से जी। चलो भाई, ये क्रांति ना हो जाए कहीं। संस्थान द्वारा विकसित औद्योगिक प्रौद्योगिकियों एवं रोग रोधी किस्मों में के परिणाम स्वरूप भारत में आलू क्रांति संभव हुई, जिसे गोल क्रांति की उपमा प्रदान की गई। फिर आया भाई धूसर क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन। क्या? स्वतंत्रता के उपरांत देश के खाद्यान्न उत्पादन में उर्वरक उपयोग अत्यधिक कम था। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के समानांतर उर्वरक उपभोग में वृद्धि हेतु वर्ष 1964 में सघन प्रयास किया गया, जिसे धूसर क्रांति की संज्ञा दी गई। हर किसान बाकी उर्वरक जाने ना जाने, लेकिन यूरिया तो हर कोई जानता है। NH2CO NH2, नाच दो कंपनी नाच दो, NH2CO NH2 यूरिया। क्या? तो अब इतना यूरिया का प्रयोग किया, क्या बताना, सॉइल हेल्थ खराब कर दी हमने। मिट्टी की जो हेल्थ है वो खराब हो चुकी है। औद्योगिक विकास, अब पढ़ना हमने किसके बारे में? औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ना। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि कौन कौन सी क्रांतियां होती हैं। तो जैसे हरित क्रांति आपको पता है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से थी, पीली क्रांति ये सफल नहीं हो पाई हमारे देश में। पीली क्रांति एडिबल ऑयल, आज भी हमें एडिबल ऑयल को क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए महंगा है। आप बोलते हो ना तेल महंगा हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इंपोर्टेड है। क्या करना पड़ता है? अब हमारे यहाँ सबसे अच्छा जो तेल है खाने वाला वो है सरसों का तेल। कौन सा? और विदेशों में खाते हैं ओलिव। क्या खाते हैं? ओलिव ऑयल खाते हैं। तो यहाँ पे भी इस देश में भी क्या हुआ कि रिच कम्युनिटी जो है वो ओलिव खाती है, और जो हम जैसे लोग हैं वो क्या खाते हैं? सरसों। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि बेस्ट क्या है, तो बेस्ट सरसों का तेल। क्या है? पीली क्रांति ये सफल नहीं हो पाई, यानी खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। नीली क्रांति जो थी वो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। अब जब जमीन की भी एक क्षमताएं है ना, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, तो हमें समुद्र में जाना पड़ेगा भाई। सी फूड्स पर, सी फूड को हैबिट में लाना पड़ेगा। अब आप बोल रहे होंगे कि विदेश में कई देश ऐसे हैं जहां सी फूड ही खाया जाता है। क्या खाते हैं? ऑक्टोपस खाते हैं। क्या खाते हैं? फिश खाते हैं। आप राई की सब्जी ढूंढोगे नहीं मिलेगी, उड़द की दाल पूछोगे मिलेगी, महंगी मिलेगी बहुत। उससे सस्ता आपको क्या मिलेगा? सी फूड मिलेगा, क्योंकि समुद्र किनारे के हैं, जमीन उनके पास है नहीं, तो क्या खाते हैं वो? सी फूड खाते हैं। चलो जी, तो हमें भी अगर हमारी जनसंख्या बढ़ गई तो हमें भी सी फूड पर निर्भर रहना पड़ेगा। और एक होता है ऑफशोर, एक होता है ऑनशोर। मतलब एक होता है हमें तटों से पकड़नी पड़ेगी मछली, है ना, हत्या करनी पड़ेगी उनकी, और एक होता है तालाबों में पालनी पड़ेगी। तो चाइना ने क्या किया? चाइना के पास समुद्र तट ज्यादा नहीं था, लेकिन मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पर आया। वो कैसे? तालाबी मछली में जगह जगह तालाब बनाए उसने, जगह जगह क्या किया? मछलियां उत्पादन की। ठीक है। गुलाबी क्रांति, ये प्याज और झींगा मछली, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। प्याज के लिए भी आती है, झींगा मछली की भी गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। ऐसी काली क्रांति आती है, ब्लैक रेवोल्यूशन। ये पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया गया। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। तो काली क्रांति कोयले उत्पादन से भी, काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी है। उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल, जितनी भी शुगर मिल्स है ना, वहां पे एथेनॉल बनाया गया, और सरकार ने परमिशन दी कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाओ। क्या मिलाओ? बाद में उस सीमा को बढ़ाकर 20% किया गया। इससे क्या होगा कि मैं 100 रुपए का तेल ला रहा हूं, अब 20 रुपए का एथेनॉल मेरे देश में ही हो रहा है, तो 20 रुपए इंपोर्ट पर जो भार पड़ रहा था ना 20 रुपए का, वो कम हो गया। अब मैं 80 रुपए का ही ला रहा हूं। समझ में आया? एथेनॉल। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी। कौन सी? धूसर क्रांति।
रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए थी। रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडा उत्पादन, है ना। सुनहरी क्रांति जो थी यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन जो थी, वो बागवानी उत्पादन से संबंधित थी। किससे? बागवानी उत्पादन से संबंधित थी। इंद्रधनुषी क्रांति, कितने रंग होते हैं? विबग्योर होता है इंद्रधनुष में, विबग्योर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर, अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। सदाबहार क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन, सॉरी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, एक तो थी इंद्रधनुषी, उसको बोलते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन। थोड़ा आगे पीछे हो रखा, उसको सही कर दो। सदाबहार एवरग्रीन रिवॉल्यूशन यानी इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कृषि शोध को बढ़ावा देना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। गोल क्रांति, ये आलू के उत्पादन से, राउंड रिवॉल्यूशन जो बोलते हैं। ये समझ में आ गया? और इन चैप्टरों से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं मैं बता देता हूं। जैसे पूछा एक बार कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी, तो एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया। भारत के लिए आर्थिक नियोजन, भारत के लिए आर्थिक नियोजन नामक पुस्तक किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। या इंग्लिश में बोलेंगे तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। हो गया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा गुजरात में अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, उन्होंने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई और उनका अध्यक्ष किसको बनाया गया? जेएल नेहरू को बनाया गया। हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का 1938 में हुआ, गुजरात में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने क्या, कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। किसकी अध्यक्षता में? जेएल नेहरू। यहां से क्वेश्चन बनता, राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे पूछता, 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया था। कब? 1944 में, बॉम्बे प्लान। ऐसे पूछा, सर्वोदय योजना कब और किसने प्रस्तुत की थी? तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, जेपी। जयप्रकाश नारायण वही है जिन्होंने प्रिजन डायरी लिखी, जिन्होंने कहा वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक लिखी, जिन्होंने हजारीबाग की जेल को फांद कर भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया अंडरग्राउंड होकर। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण ने 30 जनवरी 1950 को सर्वोदय योजना शुरू की। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, शहीद दिवस मनाते हैं इस दिन। योजना आयोग का गठन कब और किस समिति की संस्तुति पर किया गया? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। नियोगी समिति, केसी नियोगी समिति। कौन सी समिति? केसी नियोगी समिति। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अध्यक्ष कौन थे? जेएल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हिराल डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेहरू ने कहा ना भारी उद्योग, सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या है एम? भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री। जबकि गांधी जी ने कहा था कॉटेज इंडस्ट्री। और अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री को अपनाते तो जापान होते आज हम। क्या होते? और आप तैयारी भी नहीं कर रहे होते। चलो, दुर्गापुर पर हमें क्या, हम मैकॉले की नीतियों पर चलते गए, शिक्षा नीति पर। आज भी हम किसके लिए? क्लर्क, नौकरी करने के लिए पढ़ाई करते हैं। किसके लिए? है ना। एजुकेशन इज नॉट फॉर लिविंग बट नेसेसरी फॉर लाइफ। शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए नहीं होती है, जीवन के लिए जरूरी होती है। लेकिन हम किस लिए करते हैं कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप सी का फॉर्म भरेंगे। क्या करेंगे? और ये आईएएस और ये पीसीएस, ये भी बाबू ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बाबू बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? और सही बोलते हैं। नौकर हैं ये लोग, किसके? जनता के। और सेवक कौन है? नेता लोग। जो नेता होता है वो सेवक होता है, और जो ब्यूरोक्रेट्स या जितने भी ये कर्मचारी होते हैं, ये क्या है? भले ही सरकारी नौकरी बोलते हैं, बट इनका काम है सेवाएं देना। किसको? जनता को। ठीक है। डरा मत करो, ऐसे गलत भी नहीं करना है लेकिन डरना भी नहीं है। चलो जी आगे। महालनोबिस बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। मैंने बताया था आपको, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर, 29 क्या? जून। अगला, दुर्गापुर
किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में, और रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ लौह इस्पात संयंत्र यानी स्टील इंडस्ट्री जो खोली गई, ये किस पंचवर्षीय योजना की देन थी? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देन थी। किसकी? सेकंड 5 ईयर प्लान की, है ना। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई रूस के सहयोग से। रूस मित्र है हमारा। आज भी वहां गाने चलते हैं, पता है आप किसके? मुकेश के, राज कपूर के पिक्चरें देखी जाती हैं आज भी। आवारा हूं। और क्यों देखते हैं वो लोग? उनसे पूछा गया रशियन से कि आप क्यों देखते हो भाई ये राज कपूर की पिक्चरें क्यों देखते हो? आवारा हो गया, और कौन कौन सी पिक्चर थी राज कपूर की, मेरा नाम जोकर है, ये क्यों देखते हो आप? तो उन्होंने ये बताया कि रूस एक समय में क्या था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। जब क्या कर रहा था? गरीबी थी। तो उन्होंने उन पिक्चरों को देखकर ये मतलब इंस्पिरेशन ली कि यार एक आदमी के पास कपड़े भी नहीं है ढंग के। राज कपूर ने जो कपड़े पहने होते थे कैसे होते थे? पैंट ऊपर होती थी, फीते लगे होते थे और गाना गाते हुए चलता था, बड़ा खुश होकर चलता, आवारा हूं, है ना। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। तो वो ये बोलते थे कि ये आदमी जब इतनी गरीबी में खुश है तो हम खुश क्यों नहीं है? तो हमने इनसे खुश होना सीखा। किससे? तो राज कपूर और मुकेश, इन दोनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कहाँ? रशिया में। उतने यहाँ के लोग नहीं करते, पता नहीं क्या बात। क्योंकि भारतीय फिल्मों में भारत है ही नहीं। दरअसल भारतीय फिल्मों में भारत को दिखाते ही नहीं है। क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? बहुत कम पिक्चरें होंगी जिसमें भारत दिखता है। पान सिंह तोमर, भारत दिखता है ना। मिल्खा सिंह, भारत दिखता है। और जो पुरानी जेमिनी प्रोडक्शन की पिक्चर है उसमें दिखता है भारत। मदर इंडिया में दिखता है भारत, लगान में दिखता है भारत, है ना। और किस में दिखता है बताओ? कोई ऐसी पिक्चर? वेब सीरीज में दिख रहा है भारत, लेकिन जैसा है वैसे ही दिखा रहे हैं। वेब सीरीज जो चल रही है उसमें दिखाया जा रहा है, असलियत दिखाई जा रही है, कैसे हैं लोग। चलो, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, इसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या बोलते हैं? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब और किस समिति की संस्तुति पर की गई? 6 अगस्त 1952 को की गई, केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर। और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या थी? जो पंचवर्षीय योजना पर अंतिम मोहर लगाने वाली जो संस्था थी वो कौन थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कृषि सुधार समिति, इसको कुमारप्पा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1949 में प्रस्तुत की गई। कब की गई? किसानों को काश्तकारी गारंटी प्राप्त कराने के लिए ही एक ही भूमि पर न्यूनतम कितने वर्षों तक कृषि करना आवश्यक था? 6 वर्षों तक। एक टाइम ऐसा था जब बोला गया कितने साल हो गए खेती करते हुए? 6 साल, कागज तुम्हारे नाम। वो जो बड़े बड़े खेत देख रहे हैं आप नीचे, यहाँ तो हम तो उत्तराखंड में तो सब सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर है अधिकतर, यानी 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। लेकिन नीचे जो हेक्टेयरों में आपको भूमि दिखाई दे रही है, हाँ, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में दिख जाएगी आपको, या डोईवाला वाली साइड में दिख जाएगी, हाँ, हरिद्वार में दिख जाएगी, रुड़की में दिख जाएगी, लक्सर के आस पहले वाले जो क्षेत्र है वहां दिख जाएगी। ये वो लोग हैं जो खेती कर रहे थे और इनके नाम पर क्या हो गया? काट दिए गए पट्टे, बोला गया अब आप मालिक हो। लेकिन वो भूमि किनकी थी? कभी जमींदारों की थी। जमींदारों में आज तक रंज है इस चीज का, क्या कि हमारी भूमि थी और क्या कर दिया? बांट दी की। तो भैया करो ना, फिर खेती करो। तो खेती नहीं करते थे वो लोग, क्या करते थे? करवाते थे और खुद, हाँ, उसमें भी पुरानी पिक्चरों में भी दिखते हैं, हवेली वाले जो दिखते हैं उसमें ठाकुर साहब, है ना, बंदूक लेके, वो उसमें दिखता भारत। ऐसा ही था भारत। तो 6 अगस्त 1952 केसी नियोगी समिति, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कृषि सुधार समिति ने कुमारप्पा की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1949 में। और साथ में मैंने बता दिया न्यूनतम कितने वर्षों तक कृषि करना आवश्यक था काश्तकारी गारंटी प्राप्त करने के लिए? 6 वर्ष तक।
काश्तकारी सुधार के लिए बरगा अभियान कहां चलाया गया? केरल एवं पश्चिम बंगाल में। कहा? बरगा अभियान केरल एवं पश्चिम बंगाल में। और एक चीज सुन लो, अगर आप उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन चाहते हो तो सरकार को बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे कि अगर आप खेती कर रहे हो तो खेत आपके नाम, नहीं तो। लेकिन क्योंकि राजनीति किसकी, वोट की राजनीति होती है, लोग नाराज हो जाएंगे भाई एकदम से। तो भाई क्या करना पड़ेगा कि कठोर कानून बनाएं और ये बोलें कि भाई खेती शुरू करो, क्या करो। और सर्वे हो रहा है मेरे ख्याल से इस तरह का, ये देखा जा रहा है कि कितने खेत बंजर हैं। ऐसा ना हो एक दिन सरकार बहुत कठोर फैसले ले, और हो सकता है ले वो, क्योंकि सरकार का मानना ये होता है कि अगर आप भूमि का उपयोग नहीं कर रहे हो तो हम उसका अधिग्रहण करेंगे। पर ये बड़ा कठोर फैसला होता है, हो सकता हो सरकार फिर दोबारा कभी ना आए। पर अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए कि अगर आप उसको बसाना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप बसाना चाह रहे हो और कुछ उन्नत करना चाह रहे हो यहाँ पे, तो कठोर फैसला तो लेना पड़ेगा, है ना। जैसे माता पिता लेते हैं ना, कई बार बच्चा पढ़ नहीं रहा तो एक बार क्या कुटाई जरूरी होती है, उसके बाद चुपचाप बैठ के पढ़ता हो। अखिल भारतीय किसान सभा ने वर्ष 1946 ईस्वी में प्रति भूस्वामी कितने एकड़ की अधिकतम भू सीमा निर्धारित की थी? 25 एकड़ भाई। सर्वप्रथम भूमि हदबंदी कानून कहां पर लागू किया गया? जम्मू कश्मीर में। भूमि हदबंदी कानून को कब और किस संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची में डाला गया? 1974, 34वें संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ये आपको पता है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां होती है। कितनी? पहले संविधान संशोधन सन 1951 से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि क्योंकि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी डाली इसलिए गई क्योंकि जो कानून सरकार बना रही थी वो चैलेंज हो सकते थे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो उन्होंने एक 9वीं अनुसूची बनाई। उन्होंने कहा कि अगर संसद ने कोई कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में रख दिया तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। अगर हमने जमींदारी उन्मूलन का कानून बना दिया संसद ने, तो अब कोई जमींदार उस फाइल को लेकर कि मेरी भूमि क्यों छीनी, उसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकता। जाएगा तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको बोलते हैं 9वीं अनुसूची। समझ में आ गया? लेकिन अब जो है वो ये है कि 9वीं अनुसूची में कई बार बड़े अनगरल बातें भी की जाती है। ठीक है, रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था ताकि समानता आए, लेकिन उस रिजर्वेशन को क्या किया गया? पॉलिटिकल बना दिया गया। आपने जॉब में रिजर्वेशन दे दिया, अब आपने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की जब बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कहा? खारिज कर दिया। उसने कहा असंवैधानिक है। उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे थे कुछ लोग कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दो ताकि क्या ना न्यायालय में वाद योग्य ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है साफ साफ, 9वीं अनुसूची में भी अगर हमें कोई चीज लगती है कि जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करती है? खराब करती है, तो हम उसको क्या करेंगे? असंवैधानिक घोषित करेंगे। समझ में आया? क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी भी जाति का है, जब एक बार जॉब लग गया, एक जनरल, SC, ST, OBC, तो वो समान हो गए। अब सबको समान क्या मिल रहा है? वेतन। अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दोगे तो क्या होगा? कार्य दक्षता प्रभावित होगी। जनरल वाला कहेगा कि मैं क्यों करूं यार काम, नौकरी तो लग गई मेरी, मैं काम क्यों करूं जब मेरा प्रमोशन ही नहीं होना। प्रमोशन किस आधार पर होना चाहिए? आपकी क्या कार्य दक्षता पर और आपके अच्छे कामों पर प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है भैया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको प्रमोट किया जाता है। जैसे प्राइवेट में होता है कि आपने इतना टारगेट पूरा कर दिया, अब आप यू आर प्रमोटेड। आपने काम नहीं किया, प्राइवेट में तो ये भी होता है, आपने काम नहीं किया, सरकारी में नहीं होता सर, आपने काम नहीं किया आप जाओ, हाँ, यू आर फायर्ड। ये सरकारी में भी होना चाहिए कायदे से कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर 20 शिकायतें आ गई, उसको फायर कर दो, उसे बोलो आओ आप, क्या आपका सारा जो क्या है फंड वंड है वो सब सरकार क्या करती? जब्त करती। ये कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। डिमोशन तब, हाँ, कुछ किसी ने काम नहीं किया, डिमोशन कर दो। डिमोशन के बाद भी नहीं माना तो क्या कर दो? क्या कर दो? हाँ, फायर कर दो उसे। और ये राजनीति में भी होना चाहिए। 5 साल झेलना, कई बार होता है ऐसा, बातों में आ जाता है। कौन? वोटर बातों में आ गया, बड़ी बड़ी बातें कर ली, हमने वोट डाल दिया। जो वो है ना एक राइट टू रिकॉल,
वापस बुलाना कि अब हम दोबारा वोट कर रहे हैं, इसको निकालो, इसके बस का नहीं है, इसने बड़ी बड़ी बातें की थी, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये अधिकार भी होना चाहिए। इसके लिए लड़ाई लड़ोगे, तुम लोग लड़ोगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने वर्ष 1946 ईस्वी में प्रति भूमि स्वामी कितने एकड़ की अधिकतम भू सीमा रखी थी? 25 एकड़। ठीक है। हदबंदी कानून कहां लागू किया गया? जम्मू कश्मीर में। 34वें संविधान संशोधन 1974 से नवी अनुसूची में रखा गया भूमि हदबंदी कानून को। भूमि सुधार संबंधी भूदान आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया? आचार्य विनोबा भावे ने। कब किया? 18 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन के दौरान बड़े भूस्वामियों को अपनी भूमि का कितना भाग दान देने के लिए अनुरोध किया गया था? 1/6। 1/6। आचार्य विनोबा भावे को भूमि का पहला दान कब और कहां मिला? तो 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में मिला। एक जमींदार थे, उन्होंने अपनी 1/1/6 भूमि जो कर दी, दान कर दी। किसको? विनोबा भावे को। अब विनोबा भावे ने भी क्या किया? किसानों में बांट दी। ठीक है, अच्छी बात थी। ग्रामदान आंदोलन कब और कहां प्रारंभ किया गया? 1955 में, उड़ीसा में। ग्रामदान आंदोलन कहां? उड़ीसा, 1955। कृषि विकास के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया? आंसर 1960 में। कब? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहां की गई? 1960 में। नेहरू आए थे मेरे ख्याल से इसके उद्घाटन में। पंतनगर आज कहां पड़ता है? उधम सिंह नगर में। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 66-67 में। 1966-67 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? 64-65 में। 64। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती है, औद्योगिक नीति, 6 अप्रैल 1948। देश की द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 30 अप्रैल 1956। 30 अप्रैल 1956। तो बस आपने ऐसे पढ़ते रहना है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा मैं आपको ये भी बता देता हूं, औद्योगिक विकास। प्राचीन काल से भारत अपने कुटीर उद्योगों, शिल्पों, वाणिज्य के लिए विख्यात था। आधुनिक औद्योगिक युग के आगमन से पूर्व भारत में कुटीर तथा घरेलू उद्योग समुन्नत अवस्था में थे। भारतीय मलमल, सूती और रेशमी वस्त्र, सूती छपे हुए वस्त्र, कलात्मक वस्तुएं आदि विश्व में बहुत मांग थी, बड़ी प्रशंसा करते थे विश्व के लोग। किंतु इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के परंपरागत हस्तशिल्पों पर कठोर वज्रपात किया। ब्रिटिश शासकों के विनिर्मित सामान को आयात करने के लिए और कच्चे माल को भारत से निर्यात करने को प्रोत्साहित करने वाली नीति ने भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश कर दिया। हमारे हथकरघे कबीरदास जी थे, क्या थे? जुलाहे थे। क्या बनाते थे? दोहे गाते थे, कपड़ा बनाते थे। ऐसे पता नहीं कितने कबीरदास थे हमारे, है ना। और क्या बनाते थे? कपड़ा बनाते थे। और हमारे कपड़े की विश्व के कई देशों में प्रशंसा होती थी। कॉटन के कपड़े बनते थे हमारे। किसके? इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे यहाँ से कच्चा माल ले गए, अपनी इंडस्ट्री सेटअप की, वहां धागा बनाया, कपड़ा बनाया, सिला, उसको यहाँ बेचा, बचा कुचा पैसा भी क्या चला गया हमारा। तो जो हमारा जो हस्तशिल्प था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जम्मू कश्मीर को जब सबसे पहले जब मुद्दा उठाया था, किसने उठाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने कहा एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान, ये नहीं चलेंगे। एक देश में एक विधान यानी एक संविधान होगा, एक प्रधान होगा और एक ही निशान होगा। ये नहीं कि तुम्हारा झंडा अलग हमारा झंडा अलग। ठीक है। आगे, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा करने वाली इस पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड एंड कंट्रोल इकोनॉमी की नींव रखी गई। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? मिक्स थी। और कैसी थी? कंट्रोल थी। बाद में समाजवादी ढंग के समाज यानी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना के उद्देश्य से 1948 की औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को की गई घोषणा। उद्योगों को सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। अवशिष्ट उद्योगों को निजी उद्यम के लिए खुला छोड़ दिया गया। बाद में समय समय पर पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर, नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही, किंतु इन सबका आधार 1956 की औद्योगिक नीति का ही प्रस्ताव रहा। और बड़ी समस्याएं थी। सरकार ने सारे उद्योग अपने हाथ में रखे हुए थे, प्राइवेट के लिए बहुत कम उद्योग थे। 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह
कौन? वित्त मंत्री, है ना। प्रधानमंत्री कौन? पीवी नरसिम्हा राव मेरे ख्याल से। कौन? उस समय आया फिर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो जब उदारीकरण की नीति आई तो लाइसेंसिंग राज समाप्त हुआ और खुले छूट दे दी गई। किसका? कुछ उद्योग सरकार ने अपने पास रखे, जैसे भाई आयुध है, सरकार ने अपने पास रखा। आयुध मतलब गोला बारूद, बहुत खतरनाक केमिकल्स जो होते हैं वो अपने पास रखे सरकार ने, लेकिन बाकी उद्योग क्या कर दिए? खोल दिए। तो इसलिए जो बड़े बड़े घराने पनप रहे हैं ये 91 के बाद, और समृद्धि भी 91 के बाद आई। अगर आप देखें देश में समृद्धि कब आई? जब हमने एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। फिर उसके बाद आता है भाई क्या? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा प्रागैतिहासिक काल से ही आरंभ होती है। भारत का अतीत ज्ञान से परिपूर्ण था एवं भारतीय जो थे वो संसार का नेतृत्व करते थे। कमोवेश यही स्थिति मध्यकाल में भी बनी रही, परंतु ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ गया और तकनीकी वस्तुओं के निर्यात के स्थान पर इसका आयातक बन गया। इस दिशा में पुनर्प्रयास स्वतंत्रता के बाद आरंभ हो पाए। जैसे भारत सरकार ने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पर बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इनके कहने पर नेहरू जी ने क्या किया? परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 की स्थापना की। क्या की? हाँ। फिर जब नेहरू जी ने कहा कि भाई रिसर्च के लिए बहुत पैसा नहीं है, तो टाटा की सहायता लेनी पड़ी। टाटा एक ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने देश के विकास में क्या किया? जहां पर भी उन्हें लगा कि देश के लिए जरूरी है वहां फंड दिया, पैसा दिया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से की गई थी। भारत सरकार ने 1951 में ही वैज्ञानिक अनुसंधान के संगठन एवं निर्देशन हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मंत्रालय की स्थापना की। इस मंत्रालय की स्थापना करने वाला भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मंत्रालय की स्थापना। ठीक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। अब ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, विभाग 54, ये दोनों कंफ्यूजन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सचिव बने किसके? परमाणु ऊर्जा विभाग के। 1954 में ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसका नाम 12 जनवरी 1967 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। भारत एवं एशिया का प्रथम शोध रिएक्टर अप्सरा, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, अप्सरा का डिजाइन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किया था, जो ब्रिटेन के सहयोग से 1956 ईस्वी में कार्यरत था और 2010 में बंद कर दिया गया है। पंडित नेहरू द्वारा 1958 ईस्वी में प्रथम विज्ञान नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका उद्देश्य विज्ञान के संवर्धन हेतु उसके सभी दृष्टिकोण, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, शैक्षणिक अनुसंधान के समुचित तरीकों से विकसित करना और स्थायित्व प्रदान करना था। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए 1958 ईस्वी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। इस संस्था ने 1962 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। यह स्टेशन पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के अत्यधिक निकट है। जो आपके स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पर सेट किए जाते हैं, उनको यहां से किया जाता है क्या? लॉन्च थुम्बा से। पहले हम कहां जाते थे? फ्रेंच गुयाना, वो साउथ अमेरिका जाना पड़ता था, है ना। यूएसए के सहयोग से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापना की गई 1979 में। विक्रम साराभाई के सहयोग से 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई। इसरो बेंगलुरु और विक्रम साराभाई। इसरो द्वारा निर्मित किया गया पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ ने 19 अप्रैल 1975 को किया। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में और 1974 में, और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा और अगले का नाम था शक्ति।
इतना समझ में आ गया। इसके बाद में भारत की विदेश नीति बताऊंगा अगले लेक्चर में।